डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथड्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रियल नंबर वैल्यूज। तो इसके लिए हमें एक्सरसाइज नंबर 6.4 का सहारा लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 6.4 में स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जिसमें हम मैथड्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें हम कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट वो हमें कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम R3 to R3 with respect to the standard basis for R3। तो स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 लिखा हुआ है। अब स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 क्या होते हैं, विच इज स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 और वो हमारे पास क्या क्या होते हैं स्टूडेंट। एक ये होता है E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 एंड E3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 1। ये जो हमारे पास तीन तरह के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं R3 के लिए। अब आपने वो मैट्रिक्स फाइंड करना है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस R3 बनाती है। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो देखें, हमें यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने हमें ऑलरेडी दे दी है। वो क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R3 इम्प्लाइज टू R3। ये हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी हुई है। अब हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स देखें, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वो कुछ दी हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1, x2 एंड x3 विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल दी हुई है जी, x1 x2 और 0 के इक्वल दी हुई है। x1 x2 और 0 के इक्वल दी हुई है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 एलिमेंट के लिए आपने x1 ही लिखना है, x2 एलिमेंट के लिए आपने x2 एलिमेंट लिखना है और x3 एलिमेंट के लिए आपने 0 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यही ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेंगे इन तीनों बेसिस के ऊपर, स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ आपके पास आता है जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 सॉरी 0 1 एंड 0 एंड इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 एंड 1। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है जी, देखें आपको क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से दी है कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपने क्या करना है जी, फर्स्ट एलिमेंट ही लिखना है। तो x1 के लिए तो आपके पास क्या आ गया, 1 ही आ गया। x2 के लिए भी आपने सेम वही एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ x2 आपके पास 0 है। और थर्ड एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देखें, फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपने मतलब x1 के लिए आपने क्या लिखना है, x1 ही लिखना है। तो x1 यहाँ पे आपके पास क्या है, 0। x2 के लिए भी आपने क्या लिखना है, सेम x2 ही लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। और इसी तरह x3 के लिए आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। नाउ मूव करते हैं इसे नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1। तो अगेन आपके पास x1 और x2 तो एज इट इज रहने वाले हैं, मतलब 0 और 0 ही रहने वाले हैं। और x3 की जगह पे अब आप 1 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि आपको गिवन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म की दी हुई है, वो आपको कुछ इसी फॉर्म की दी हुई है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको लिखने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। फ्रेंड्स इसके लिए देखें हम क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास लिखा हुआ है 1 0 0, ऐसे ही लिख लेंगे, मतलब 1 0 एंड 0। और आगे आपने क्या करना है, जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना तीनों एलिमेंट्स की, आपने वो यहाँ पे लिख देनी है बारी बारी। मतलब 1 के लिए रिस्पेक्ट में आपके पास आ गया 1 0 0 1 0 0 एंड सिमिलरली आगे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 0 1 0। और यहाँ पे भी एज ये चलता जाएगा 1 0 0। और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, 1 0 एंड 0। आगे आप लगाएंगे प्लस, और आगे आपके पास है स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 0। यहाँ आपने क्या लिखा, 0।
यहाँ आपने क्या लिखा +1 और यहाँ आपने क्या लिखा +0। अब इसके आगे आपके पास देखिए पहले आपने 1 0 0 लिया, अब आप क्या लेंगे 0 1 0 ले लेंगे, तीनों यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे 0 1 0 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया 0 1 0 और यहाँ भी आपके पास क्या आ गया 0 1 एंड 0। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास देखें इससे नेक्स्ट वाला भी आप समझ गए होंगे कि इससे नेक्स्ट वाले को आप किस तरह से करेंगे सॉल्व। इससे नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया, आपने लिखा यहाँ पे प्लस और आगे आपने क्या लगा दिया जी, जब आपने 0 1 0 भी ले लिया आगे आपके पास तीनों क्या आ रहे हैं 0 0 0 आ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे +0 +0 एंड +0 और यहाँ अब आप क्या करेंगे जो स्टैंडर्ड बेसिस की तीसरी वैल्यू है उसे आप पुट कर देंगे विच इज 0 0 1 0 0 1 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 1 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास एक किस्म का समझ लें जिस तरह से आप लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिखते हैं A1 B1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, यहाँ पे आप क्या करें इन्हें कंसिडर, ये जो आपके पास E लिखे हुए हैं, ये जो आपके पास E हैं इन्हें आप कंसिडर कर लें एज अ वेक्टर स्पेसिस, एज अ वेक्टर आप इन्हें कंसिडर कर लें और ये जो आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ये आपके पास जो दिए हुए हैं इन्हें आप यहाँ पे एज अ स्केलर्स कंसिडर कर लें। तो उस तरह से आपने क्या किया, इसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में अच्छे तरीके से आपने लिख दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस द मैट्रिक्स, हेंस द मैट्रिक्स फ्रॉम T such that R3 implies to R3 is, मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0, कैसे देखें 1 0 0 1 0 0 एंड 0 1 0 0 1 0 और 0 0 एंड आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स देखें ये आपने मैट्रिक्स कैसे बनाना है, यहाँ से ये एज इट इज आपने क्या करना है उठा के आपने मैट्रिक्स में पुट कर देना 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 एंड 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले हम क्या करते हैं सारे कैनवस को रेज कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 एंड x3 विच इज इक्वल टू, वो किसके लिए किसके रिलेटेड डिफाइन किया गया x1 प्लस x2 एंड माइनस x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस x2 और डिफाइन किया गया है इसे x3 के लिए। ये तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि x1 के लिए आपने क्या करना है x1 और x2 को आपस में ऐड कर देना है, इसी तरह x2 के लिए आपने क्या करना है माइनस x1 माइनस x2 करना है और x3 आपने एज इट इज लिखना है। तो इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से हम करेंगे। इसके सोल्यूशन के लिए देखें अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 आपको मालूम है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेंगे स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। तो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 और स्टैंडर्ड बेसिस आपको ऑलरेडी मालूम है, हम अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या होते हैं E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 0 सॉरी 0 1 0 एंड E3 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है 0 0 एंड 1। अब आपने इस रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बेसिस को लिखना है, तो सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 is equal to and transformation of 0 1 0 and इसी तरह से आपने क्या लिखना है जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 एंड 1
विच इज इक्वल टू, एंड स्टूडेंट्स आगे आपने क्या करना है, जिस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन में लिखना है। देखिए डिफाइंड कैसे है, x1 प्लस x2, मतलब जो आपने अभी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखना है वो पहले दोनों एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एडिशन होनी चाहिए, मतलब 1 प्लस 0 आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो एलिमेंट आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस x1 माइनस x2, मतलब माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, -1 एंड -0, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, x3 तो आपने एज इट इज लिख देना, मतलब 0 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। एंड इसी तरह अगर आप आगे मूव करें तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 0 1 0। तो जब आप x1 और x2 को आपस में स्टूडेंट्स ऐड करेंगे यहाँ से, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। एंड इसी तरह से जब आप माइनस x1 माइनस x2 करेंगे तो 0 -0 -1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और थर्ड वन तो आपके पास 0 है तो वो आपके पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 0 0 1 की स्टूडेंट्स बात करें तो आप जब 0 प्लस 0 करेंगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह -0 करेंगे तो वो भी आपके पास 0 आ जाएगा। और जब आप थर्ड एलिमेंट लिखेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने अगेन जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, प्रीवियस पार्ट में किया, सेम उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखने का तरीका आपको ऑलरेडी मालूम है। आप क्या करेंगे जी, ये आपके पास स्केलर्स हैं 1 1 0, और ये मैंने आपको क्या बताया था, आपने इनको क्या कंसिडर कर लेना है, एज अ वेक्टर्स कंसिडर कर लेना है। वेक्टर्स कंसिडर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया 1 0 0, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया 1 0 एंड 0। आगे आपने क्या लगाना है जी, प्लस, आगे आपके पास है जी -1, तो -1 इंटू प्लस इंटू -1 एंड प्लस इंटू आपके पास क्या आ गया -1। और आगे आपने यही स्टैंडर्ड बेसिस अगेन लिख लेने हैं, विच इज 0 1 0 एंड 0 1 0 एंड 0 1 0। एंड सिमिलरली आपने क्या करना है जी, इसके थर्ड एलिमेंट के लिए लिख लेना है, विच इज थर्ड आपके पास है जी स्टैंडर्ड, अगर आप आए बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, तो विच इज प्लस 0 और प्लस आपके पास क्या आ गया 1। एंड आगे आपने क्या करना है जी, इसमें थर्ड पार्टी जो है आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स फिर आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, हेंस द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, hence the standard matrix with respect to basis is, मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, आपको नजर आ रहा है मैट्रिक्स आपके पास आ गया 1 1 0 1 1 0 -1 -1 एंड 0 एंड 0 0 एंड 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से विद विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके नेक्स्ट दोनों पार्ट्स हैं वो इजीली खुद सॉल्व आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है, आपके सामने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, आप उसके स्टेटमेंट के भी पढ़ें। और स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि अपने आप बुक को आप साथ में ओपन करके रखा करें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े स्टेटमेंट पढ़ने की तो आप इजीली स्टेटमेंट को पढ़ सकें। जी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है to find the matrix of each of the following transformation with respect to standard basis of the given spaces। अब उसने हमें गिवन स्पेस दे दिया, ऊपर जो हमें स्पेसेस दी थी वो क्या थी, t such that r3 implies to r3। अब यहाँ पे क्या है, t such that r implies to r2 है, और डिफाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन को आगे उसने डिफाइंड कर दिया विद 3x एंड 5x। जी तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसी रिस्पेक्ट में इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखेंगे। तो इसका देखिए पार्ट नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स आप सबको नजर आ रहा है कि उसने हमें क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, उसको डिफाइन किया उसने कहाँ से, r इम्प्लाइज टू r2 तक। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड बेसिस फॉर r क्या होती हैं और स्टैंडर्ड बेसिस फॉर r2 क्या होती हैं।
ये हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर विच इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि आर के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है जी, 1 होती है, एंड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 वो स्टूडेंट्स क्या होती हैं हमारे पास, 1 0 और 0 1 होती है। ये हमें मालूम है, और आपको पता है कि R3 के लिए क्या होती है, जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंसीडर किया। तो आपने कहाँ से लेनी है ट्रांसफॉर्मेशन, आपने R से लेनी है R2 पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, जब आप गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब आपके पास जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है, जब आप इस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे जब आपने 1 पुट किया तो 3 आ गया, x की जगह पे आपने जब 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप इसे स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बताया हुआ है मैंने 3, तो आपके पास एज इट इज आ गया। 3 में आपने क्या करना है, ये वेक्टर पुट करना है, R2 का वेक्टर किसका आपने पुट करना है, R2 का पुट करना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से है, R से R2 की तरफ है। इस वजह से आपने जब वेक्टर पुट करना है तो वो आपने R2 का पुट करना है। तो 3 इंटू आपके पास आ गया 1 0 प्लस 5 इंटू आपके पास आगे क्या आ जाएगा, 0 एंड 1। तो अब स्टूडेंट्स इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी, सो द मैट्रिक्स फॉर्म इज, इसकी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, 3 एंड 5, विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म फॉर पार्ट नंबर 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हम इसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। उससे पहले हम ये कैनवस को रेस कर लेते हैं और आप तब तक पार्ट नंबर 2 पे नज़र दौड़ाएं और आपको समझ आ जाएगी कि मैक्सिमम चीज़ें उसमें हमने क्या करनी है। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में हमें उसने दे दिया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है पार्ट नंबर 2 में वो क्या उसने दे दिया हमें कि टी सच दैट R3 implies to R2, ये हमें दी है। और उसे डिफाइंड उसने कैसे किया हुआ है, टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसकी क्या क्या है, x1 x2 और x3 के लिए स्टूडेंट्स उसने हमें कैसे डिफाइन किया इसको, विच इज 3x1 माइनस 4x2। फर्स्ट एलिमेंट जो आपने लेना है वो इस कैलकुलेशन से लेना है, 3x1 माइनस 4x2 कामा 3x1 और सॉरी आगे प्लस भी है, प्लस 9x3 और कॉमा 5x1 प्लस 3x2 माइनस 2x। जी तो स्टूडेंट्स अब ये आपके पास उसने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है। अब इस डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन से आपने क्या करना है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए अगेन स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 क्या है और स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 क्या है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 विच इज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी मालूम है वो क्या क्या होती हैं जी, 1 0 एंड 0 और उसके बाद 0 1 0 और 0 0 एंड 1। एंड इसी तरह स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 स्टूडेंट्स हमें मालूम है वो क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 विच इज इक्वल टू, वो हमें मालूम है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने R2 के लिए स्टैंडर्ड बेसिस लिखी है, वो क्या होती हैं जी, 1 0 एंड 0 1। ये जी हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस पर R3 और R2 हमने लिख दिया। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लें कहाँ से, R3 से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। इसका मतलब है कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है वो कहाँ पे अप्लाई करनी है, R3 के एलिमेंट से अप्लाई करनी है। तो R3 के एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या हैं, 1 0 0 विच इज इक्वल टू, एंड इसी तरह से आपने 0 1 0 पे भी अप्लाई करनी है एंड इसी तरह से आपने 0 0 1 पे भी अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने का तरीका स्टूडेंट्स वही है जो डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आपने क्या करना है जी, फर्स्ट एलिमेंट उसी रिस्पेक्ट में
लिख लेना है, सेकंड एलिमेंट उसी रिस्पेक्ट में लिख लेना है। अब फर्स्ट एलिमेंट में आपके पास क्या है 3x1 माइनस 4x2 प्लस 9x3। तो आपने x1 की जगह पे 1 पुट किया, x2 की जगह पे 0 पुट किया, x3 की जगह पे 0 पुट किया, तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा ऊपर 3 का 3 सिर्फ बच जाएगा, कॉमा। और जब आपने अगले नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ आए तो x1 की जगह पे जब आपने पुट किया तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा 5 बचेगा। इसी तरह जब आपने फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे 0 पुट किया तो वो 3 जो आपके पास 0 हो गया। जब आपने सेकंड एलिमेंट की जगह पे 1 पुट किया तो वो क्या आ गया आपके पास -4 और थर्ड एलिमेंट आपके पास 0 आ गया, कॉमा। आगे आप देखें फर्स्ट एलिमेंट भी अगेन 0 हो गया, फर्स्ट और थर्ड आपके पास 0 हो गया, सिर्फ दरमियान वाला बचा विच इज 4 एंड 3। और इसी तरह से जब आप 0 0 1 गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 एंड -2। आप कैलकुलेट करके बेसिक देखें 0 0 यहाँ पे पुट किया, यहाँ से आपके पास 9 आ गया और यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, तो विच इज इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे जी, इनको प्रॉपरली विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 लिखेंगे। अब आपके पास देखें जी स्केलर्स ये हो गए 3 -4 और 9, 3 -4 और 9, और इसमें आपने क्या पुट कर दिया स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 आपने पुट कर दिया विच इज 1 0 0 1 सॉरी 1 0 1 0 एंड 1 0। सिमिलरली आगे कॉमा, उसकी जगह पे आपने क्या लगा लिया +5 +3 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास -2। अब इनके लिए देखें जी हम अगेन जो नेक्स्ट है आपके पास B2 है उसे पुट कर देंगे विच इज 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। फिर यहाँ से आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म क्या आ जाएगी, सो द मैट्रिक्स फॉर्म फॉर P इज जी। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगी 3 5 -4 3, उसके बाद 9 एंड -2। देखा ना स्टूडेंट्स, आपने ये 3 5 -4 3 9 एंड -2 यहाँ से आपने अब इसको क्या कर लिया जी मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग बात यह है कि सर यहाँ पे आपने कब इसको रोज में लिखा है और कब इसको आपने कॉलम्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने क्या करना है, जब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी ना R3 से R3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रोज और 3 कॉलम ही आपके पास आने वाले हैं। अब ये आपके पास लिखी गई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R3 इम्प्लाइज टू R2, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है R3 की R2 पे जा रही है। अब R2 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रोज होनी चाहिए और 3 आपके पास क्या होने चाहिए कॉलम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको रो वाइज लिखना है। सबसे सॉरी आपने इसे क्या करना है, इसके सिर्फ 2 रोज बनानी है और 3 कॉलम बनानी है। तो 2 रोज और 3 कॉलम तो स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह से बनेंगे कि आप क्या करें 3 5 को एज अ कॉलम लिख लें, -4 3 को एज अ कॉलम, क्योंकि ये देखें ना ये आपके पास एज इट इज जिस तरह से ये आपके पास लिखा हुआ है इसी तरह से आपने सेम टू सेम यहाँ पे आपने इसे पुट कर देना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी मैट्रिक्स फॉर्म हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस तरह से कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर लेना है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।